हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और जो मैं आपको सवाल करा लूँ वो आप रट लें, क्योंकि इसी क्लास से संबंधित बहुत ही आपको सवाल मिलने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का कहता है आपका कि बिंदुसार किसका पुत्र था। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। तो बात करते हैं बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र जो था वो अशोक था। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक, और जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं। मतलब किससे संबंधित, कहने का मतलब ये है कि किससे संबंधित त्रिपिटक आता है। तो त्रिपिटक ये जो आता है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित आता है। किससे आता है? बौद्ध धर्म से संबंधित आता है। तो इसकी बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोपाल। गोपाल जो था वो पाल वंश का शासक था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए जो कि नेक्स्ट आपका ये कहता है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। तो जो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था वो था गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। बात करते हैं हम इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, लेकिन उसे पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को, और एकता प्रणाली लागू करने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी वो एकमात्र भारतीय मुस्लिम महिला शासक थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। कौन से में? मराठा जो थे शिवाजी महाराज के जो इनका इसमें मंत्री परिषद को क्या नाम दिया गया था। तो इसमें मंत्री परिषदों को नाम दिया गया था अष्टप्रधान। क्या कहा करते थे? अष्टप्रधान इसमें कहा करते थे। इसके बाद 6 नंबर की बात करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग प्रथम प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो होती है वो 1867 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद आइए चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र मामला जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा 1925 में मामला स्टार्ट होता है। 9 अगस्त 1925 को। कब होता है? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेंड एक्शन इस समय अब नाम हो गया है, और ये 1925 में स्टार्ट होता है 9 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर 24 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 1924 में महात्मा गांधी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था। यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में भाग लिया था। बात कर लेते हैं 1927 की। तो 1927 में जो हुआ था वो साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, और साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। तो साइमन कमीशन गठन कब होता है? 1927 में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो की थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यदि हम बात करें फॉरवर्ड सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी को हुआ था। तो इसीलिए हम इनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? हम पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन मनाते हैं 23 जनवरी को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी थी। तो ये 1857 का भारत शासन अधिनियम था। 1858 का 1858 की क्रांति के समय जो भारत का वायसराय था वो कैनिंग था। ठीक है,
इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 10 नंबर, स्वराज्य पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसकी भूमिका थी? तो मोतीलाल नेहरू के साथ इसमें भूमिका थी सी चित्तरंजन दास, मतलब चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। देखिए यदि अध्यक्ष की बात करेगा तो स्वराज्य पार्टी के जो अध्यक्ष थे या फिर स्थापना की थी वो स्पेशली चित्तरंजन दास ने की थी, और ये मोतीलाल नेहरू जो थे ये महासचिव थे इसकी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? देखिए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की यदि बात करें हम तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता हमारी ऑप्शन नंबर सी शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। और भारत में ये शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? केरल में। ये शांत घाटी केरल में पाई जाती है। यदि भारत में विश्व की जैव विविधता की बात करें तो भारत में 8%, विश्व की जैव विविधता भारत में 8% पाई जाती है जैव विविधता। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। ठीक है, इस फूलों की घाटी कहाँ है हमारी? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं? तो ये जो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं ये हमारी कहाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? तो ये हमारी देवप्रयाग मिलकर गंगा बनाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है? बात कर रहे हैं हम ग्रह की, तो कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो ये है हमारा शुक्र ग्रह जो है हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और जिसे भोर का तारा और साज का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो हमारी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेक सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि हम बात करें तो ये अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 16 नंबर कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? कौन सा? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये जो शब्द दिया था ये हमारा राजकृष्णन ने दिया था। किसने? राजकृष्णन ने ये हमारा शब्द दिया था। इसके 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में ये जो पाई जाती है हमारी प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति जो स्टार्ट होता है वो 1966-67 में हरित क्रांति स्टार्ट होती है, 1966-67 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति का संबंध है वो हमारा दूध से है। किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना था? 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटे का जो अनुमान था वो 6.4% रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य में निम्नलिखित में से वर्णित है। तो किसकी बात कर रहा है? 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है। किसकी? 73वें संविधान संशोधन में इसमें क्या जोड़ा जाता है? 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में यदि विषय की बात करते हैं तो इसमें 29 विषय होते हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है, यदि बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। इसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है और ये नगर निकाय से संबंधित है 12वीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल का बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? कह रहा है सरकार यदि राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 22 का डी हो जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से क्या कुछ भी नहीं होता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो सरकार के ऊपर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब जो सरकार होती है हमारे किसके, लोकसभा के रूप से, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा की। तो सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। किसके, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका कहता है, देखिए इसे मिलान करना है। सम्मिलित नहीं है। भाग 2 नागरिकता है, बिल्कुल ठीक बात है। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल ठीक है, और ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी भाग ठीक है। लेकिन जो भाग 5 है, भाग 5 संघ से संबंधित है। ठीक है। और ये मूल कर्तव्य जो हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये हमारे USSR से लिए, मतलब रूस से लिए गए हैं। और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और जो 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बात कर लेते हैं हम इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में कहता है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन को चुनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो वो हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए। मतदान डालने के लिए कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। ठीक है। और लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष लोकसभा के लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम जो होता है, ये हमारा जड़त्व का नियम होता है। ठीक है। जड़त्व का नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में विरामावस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कोई इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, क्रिया पर प्रतिक्रिया। यदि आप किसी एक थप्पड़ मारोगे तो वो आपके एक थप्पड़ जरूर मारेगा। ये लॉ नंबर 3 कहता है न्यूटन का। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 27 नंबर की, कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की गति को क्या कहा जाता है। तो प्रति सेकंड जो दोलन की गति होती है उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं, वो आवृत्ति। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सोडियम के समान गुण होते हैं। मतलब कहने का कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है उसमें जो है आपका सोडियम के समान गुण किसके होते हैं। तो सोडियम के समान जो इसमें गुण होते हैं वो हमारे लिथियम के होते हैं। किसके, लिथियम के, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 29 नंबर की, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। तो दूध में हमारा ये जो पाया जाता है, दूध में हमारा कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैसीन। ठीक है। बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी। ठीक है। B12 की यदि बात करते हैं तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, और इसका जो साइनोकोबालामाइन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई से जो बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, और इसमें टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर B। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका मैथ का है एक। ठीक है। देखिए आपको क्या करना होगा कि इसका क्यूब निकालेंगे। तो ये 8 का क्यूब है। ठीक है। कितने का क्यूब है, ये हमारा 8 का क्यूब है। और यदि इसकी बात हम बात करते हैं तो ये हमारा 27 का क्यूब है, और ये हमारा 11 का क्यूब है। ठीक है। तो ये 11 बाहर जाएगा रूट से, कितना बाहर जाएगा, चलिए मैं करा देता हूँ यहाँ आपको। ये रूट से 11 बाहर जाएगा, प्लस 27 बाहर जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। ठीक है। और ये इसमें से 38 हो जाएगा, कितना होगा 38। और 38 में से जब हम 8 घटा देंगे तो हमारा पास बचेगा 30, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 30। ठीक है। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी और इतनी अधिक हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप रखिए 117 हो जाएगा। ये कितना होगा, 117 हो जाएगा। ठीक है। 117 और डॉट मतलब अनुपात 150 मतलब 150। ठीक है। जब इसे हम 3 से काटेंगे तो ये 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 50 बार। और इसे 3 से काटेंगे तो ये 39 बार जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं
इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? 33 की बात। चलिए भाई आपको एक बार बता देता हूँ 33 का जो आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे हम, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। किसके? जो हमारा 32 है इसको हम तोड़ लेंगे ताकि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। जैसे मान लीजिए हम इसे करते हैं 4 गुणा 4, कितना है 4 गुणा 4 और गुणा 2, तो 4 4 8 हो जाएगा। देखिए 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो रूट आएगा तो इस रूट से बाहर कितना चला जाएगा? 4 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। और इसी प्रकार 18 को तोड़ना, 50 को भी आप तोड़ना, काटा पेटी करके आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर कितना होगा? बी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि ये भी आपका किसका है? ये भी आपका प्रॉफिट लॉस मैथ का है। ठीक है, तो आपको इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। आप इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ अपॉन 100। इस प्रकार आप ये हमारा जो है, जो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, कितने बेची है, इतना ये है, और लाभ इतना है। ठीक है, इस प्रकार से काटा पेटी करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, वो होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तरायण का विलोम शब्द जो होगा इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? दक्षिणायन। उत्तरायण का क्या होगा? दक्षिणायन। जिस प्रकार उत्तर का दक्षिण होता है उसी प्रकार उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो तो उसे क्या कहेंगे हम? तो जो जिसका पति विदेश गया हो तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोषित पति का क्या है? प्रोषित पति का इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इसमें क्या है? 3 यमुना के पर्यायवाची हैं और 1 यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलम्बकसा। कुलम्बकसा क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कुलम्बकसा इसका पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका संधि का नाम क्या है, ये किस संधि का नाम क्या है इसका। ठीक है, बहिष्कार जो है वो किस प्रकार की संधि है? व्यंजन संधि है आपकी, या फिर विसर्ग संधि है, या फिर आपकी स्वर संधि में कौन सी संधि है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ, बही प्लस कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के आप कर लेना, मैं आपको फिर देखिए, चलिए मैं आपको कुछ रीजनिंग के 1-2 करा देता हूँ। देखिए रीजनिंग में आपको कहता है दिए गए में से क्या है हमें कि जिस प्रकार गुगली क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार गेविस्ट किससे संबंधित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। चलिए मैं आपको यही शतरंज से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। देखिए शतरंज के जादूगर किसे कहा जाता है? शतरंज के जादूगर जो कहा जाता है वो विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। और इसी में मैं आपको करंट का सवाल एक और बताता हूँ, जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, ये हमारा चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था शतरंज ओलंपियाड। और इसमें पहले नंबर पे कौन रहा था? इसमें पहले नंबर पर रहा था उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है, और ये रीजनिंग का ये भी आप कर लेना, और ये रीजनिंग का है ये भी कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देखिए 51 आपको कहता है कि जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन निम्नलिखित में से एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन का जो एकल का खिताब है, मतलब विंबलडन का पुरुष में
किसने जीता है? पुरुष में बात कर रहा है, पुरुष में। तो ये हमारा जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। पहले दो जो जीते हैं जो कि हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग की यदि बात करेगा तो ये हमारा जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ये रहे। देखिए 52 में कहता है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT के शोधकर्ता द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पिवोट नामक का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है। ठीक है, बुद्धिमत्ता आधारित एक उपकरण विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। किसकी? 53 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? रतले जल विद्युत परियोजना ये जो हमारी जम्मू कश्मीर में, ये हमारी ऑप्शन नंबर सी चेनाब पर। ठीक है, चेनाब पर इसका यूज़ किया गया था। और आपको मैं यहीं करंट का एक क्वेश्चन बताता हूँ कि चेनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है? चेनाब पर, चेनाब नदी पर। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं हम झेलम की। देखिए झेलम को वेदों में क्या कहा गया? वितस्ता कहा गया है झेलम को। ठीक है, चेनाब को अस्कनी कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का डी, गीता गोपीनाथ को IMF में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जौहरहाट। कहाँ? जौहरहाट में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। जुलाई 2022 में पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा कौन चुना गया था? किसके? G20 के लिए। G20 लिए पीयूष गोयल के स्थान पर भारत के नए जो चुने गए थे वो अमिताभ कांत चुने गए थे। ठीक है, अमिताभ कांत चुने गए थे। और ये अमिताभ जो थे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? प्रेस की बात कर रहा है तो प्रेस में भारत की रैंक हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, 150। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 58वें क्वेश्चन नंबर की। 3 मार्च 2022 को किन नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है? क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए क्वाड में जो है हमारा न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। क्या नहीं है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड शामिल नहीं है क्वाड में। कौन शामिल नहीं है? न्यूजीलैंड। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में आपका कहता है कि मई 2022 में भारत में बंगाली खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने दिया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने इसका नाम दिया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये ताल ज्वालामुखी कहाँ है? ताल ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देख, कथकली है, केरल का कथकली, और मोहिनीअट्टम केरल का है। उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिया असम का है, और कथक उत्तर प्रदेश का, जो कि बिरजू महाराज संबंधित है कथक से। और ये पैट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कथक बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। देखिए भांगड़ा जो है आपका पंजाब का है, भांगड़ा और गिद्दा किसका है? पंजाब का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 62 नंबर की। देखिए 62 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान।
सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटे की बात करेंगे तो हमारा गोवा हो जाएगा। बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे बड़ा राज्य हमारा बिहार है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। विवेकानंद रॉय मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद मेमोरियल रॉय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, त्रिवंतमपुरम में। ठीक, कहाँ? त्रिवंतमपुरम, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, इसमें आपका दिया है मिलान। ठीक है, देखिए पढ़ लीजिए। कूट का मिलान करना है। क्या मिलान करना है? मिलान करना है हमारा। ठीक है, कह रहा है ये कुछ वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित बजाने वाले हैं। देखिए अल्लाह रखा, ऑप्शन ए नंबर कहता है अमजद अली खान, अली हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया और अल्लाह रखा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा, देखिए मैं मिला देते हैं आपको। देखिए बात करते हैं ए की, तो जो अमजद अली खान है ये हमारे सरोद वादक हैं। अमजद अली खान कौन है? अमजद अली खान सरोद वादक हैं। ठीक है, अमजद अली खान कौन है? सरोद वादक। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्लाह रखा। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? अल्लाह रखा बजाते हैं तबला। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? अल्लाह रखा बजाते हैं तबला। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं और ये हमारे अली हुसैन क्या बजाते हैं? शहनाई। अली हुसैन शहनाई बजाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? किसकी बात कर रहा है? इंडोनेशिया की मुद्रा की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशियाई रुपया। किसकी? इंडोनेशियाई रुपया किसकी है? इंडोनेशिया की मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 67 नंबर, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो मिला है ये हमारा गीतांजलि श्री को मिला है, रेत की समाधि के लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये इंग्लिश में किसको मिला है? ठीक है, इंग्लिश के लिए किसको मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियन लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ये जीता है हमारा रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड क्लब ने जीता है। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं जून 2022 में अबू धाबी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह। कहाँ हुआ था ये? अबू धाबी। ये आप याद रखें, अबू धाबी में हुआ था, अबू धाबी UAE में। ठीक है, और कौन सा सम्मेलन था? 22वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? शेरशाह को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं 7 जून को। कब मनाते हैं? 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो आज के ये आपके 70 क्वेश्चन रहे थे, जो कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 किसी मैंने आपको ज़्यादा ही बताने की कोशिश की है और मैंने हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल से समझाया है। तो आपने यदि अब तक ना पढ़ा हो तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से देखें और हर एक क्वेश्चन को आप समझें। और चलिए तो फिर आज की क्लास फिर हम यही रखते हैं, मिलते हैं और एक बेहतरीन से टेस्ट के साथ कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस टेस्ट को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए फिर जय हिंद।